नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकी टीवी का यूट्यूब चैनल। मैं हूं बालकृष्ण विश्वकर्मा। दोस्तों, इस समय जो हालात हैं दिल्ली के और जिस तरह से केजरीवाल जी का व्यवहार सामने आ रहा है, वो बहुत ही दुखपूर्ण है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्या है इसके दिमाग में, किस तरह से इसने राजनेता बनने का प्रयास किया पर बन नहीं पाया। ये ढोंगी था, क्या ये कभी आम आदमी था भी या नहीं भी था। तो शुरुआत से चलते हैं, देखते हैं कि ये आम आदमी था कि नहीं। ये वास्तव में आम आदमी कभी भी नहीं था। इसके पिता इंजीनियर थे, स्वयं आईटी से पढ़ा हुआ है, पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया ऐसा सुनने में आता है। इसकी पत्नी सर्विस में थी इनकम टैक्स की, ये भी इनकम टैक्स ऑफिसर बना। जहाँ पर 3 लोगों का परिवारों की तनख्वाह या वेतन घर में आ रही हो, वो सामान्य या आम आदमी हो ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर उस समय की बात ली जाएगी, सामान्य आदमी की इनकम 1992 या 2000 के आसपास जो होती थी, अगर किसी सामान्य परिवार में 6000 या 10,000 रुपये महीने कमा लेता था, वो सामान्य आदमी माना जाता था। लेकिन ये तो निश्चित है कि इससे कहीं ज़्यादा तनख्वाह या कहीं ज़्यादा वेतन इसके पास आ रहा था। तो फिर आम आदमी बना हुआ कैसे? इसने आम आदमी का ढोंग रचा है। ढीली शर्ट, 2 रुपए का पेन, टूटी चप्पलें पहनने के लिए। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसकी आचरणों को अगर हम विश्लेषण करें तो धीरे धीरे आप समझ में आने लगा है कि ये व्यक्ति की इच्छाएं क्या थीं, क्यों ऐसा कर रहा था। कांग्रेस का भ्रष्टाचार जिस समय चरम पर था, इसने उसे उजागर किया, लोगों को साथ लिया, गरीबों को साथ लिया, आम लोगों को साथ लिया जो छोटे छोटे चीज़ों से परेशान थे। पर देखने वाली बात यह है कि जिस विभाग में नौकरी करता था, उस विभाग के खिलाफ इसने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, ना ही उसके भ्रष्टाचारों को उजागर किया। आज जब ये कहता है कि मैं इनकम टैक्स में था करोड़ों कमा सकता था, इसका मतलब इसे उस समय भी मालूम था कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है, होता था, लेकिन ये वहाँ का भ्रष्टाचार कभी उजागर नहीं किया। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये जानता नहीं था, लेकिन इसकी जो विचारधारा है, मुझे जो लगता है, ये माओवाद से प्रेरित है। इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जो गरीब लोग, जो सामान्य लोग परेशान होते हैं, उनकी आवाज़ उठाता रहा, उनके लिए ये राजनेताओं को भ्रष्ट बताता रहा, उनके लिए सारे काम करता रहा ताकि उन्हें वो अपने पक्ष में कर सके। जैसा कि लेनिन ने किया, जैसा कि कार्ल मार्क्स के विचार हैं। इसने एक प्रयोग किया है कि लोकतंत्र में माओवाद को कैसे अपनाया जाए। मेरा ऐसा मानना है, और ऐसा मानना ही नहीं, ये निश्चित ही है। उसके बाद इसने तमाम सारे झूठ बोले, अन्ना को अपना फ्रंट बनाया और एक आंदोलन किया। झूठ पे झूठ ये बोलता रहा। हम लोग ये समझते रहे, आम जनता ये समझती रही कि वास्तव में भारतीय राजनीति अब बदलने वाली है, जिस कारण से हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। मैं खुद जिस समय अन्ना का आंदोलन चल रहा था, रात को 10 बजे अपने 10 मित्रों के साथ और डीजे के साथ माइक लगाकर नारे लगाते हुए अपने शहर के एक बड़े स्थल पर पहुंचा था इनको सपोर्ट करने के लिए। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि ना मैं रो पा रहा हूँ, ना हंस पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे तरह से लाखों नहीं करोड़ों लोग होंगे जो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन जब आज मैं देखता हूँ कि इसके आचरण क्या हैं, ये तो पूरी तरह से गद्दार है, झूठा है, मक्कार है, तो बड़ा दुख होता है। क्यों ऐसा कर रहा है ये हो सकता है इसके शुरुआत में इरादे ठीक रहे हों। अगर हम माओवाद की या कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देखें तो शुरुआत में ये तो बताता है कि छोटे लोगों को ले करके चलो, एक क्रांति करो, एक आंदोलन करो। अब क्रांति यहाँ लोकतंत्र में नहीं हो सकती है, तो आंदोलन करो। आंदोलन के माध्यम से वो लोगों के दिल में जगह बनाता है और लोगों की एक राजनीतिक पार्टी बनाता है और उस पर काबिज हो जाता है। अगर ये सच्चा इंसान होता तो इसके साथ जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे जो अच्छी राजनीति करना चाहते थे, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे किरण बेदी हो, वो चाहे योगेंद्र यादव हों और शांति भूषण हो, जो भी लोग थे, उनको ये कभी अपने यहाँ से हटाता नहीं।
तो माओवाद की विचारधारा यही है। लेनिन ये कहता है कि धीरे धीरे क्रांति के बाद, कार्ल मार्क्स जब ये कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग पूंजीपतियों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाएंगे, मजदूरों को राज आ जाएगा, एक क्रांति होगी। इसने वही किया जो मैं समझ पा रहा हूँ। इन्होंने हमेशा पूंजीपतियों का विरोध किया, भ्रष्ट नेताओं का विरोध किया कि कुव्यवस्था है, ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है, ये भी ठीक है, लेकिन इन्हें पूंजीपतियों का जब विरोध करता है हर पूंजी, इससे पता चलता है कि ये इसका जो विचार है ये मार्क्सवादी है, ये माओवादी है। और इसने लेनिन की तरह रणनीति अपनाई। इसने धीरे धीरे लोगों को अपने साथ लिया और इसे साजिश के तहत, जैसा कि बहुत लोग जानते भी हैं कि साजिश के तहत तो मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया ताकि इसका नाम बड़ा हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी विदेशी ताकत के प्रभाव में ये व्यक्ति था जिसने ये उथल पुथल मचाई थी, इसलिए इसने ऐसा किया। अब चूंकि इसका मकसद ही, मेन मोटो ही था कि उद्देश्य ही था यही कि जो है दिल्ली में या किसी सरकार में कब्जा कर सके या भारत में कब्जा कर सके, तो ये गरीबों के बहानों से व्यवस्था बदलने के नाम से जिस तरह से लोगों से झूठ बोला और लोग इसके बहकावे में आई, क्योंकि पहली बार किसी ने सोचा नहीं था हम लोगों ने कि ये ऐसा निकलेगा, इसलिए हम लोगों ने या जनता ने इस पर विश्वास किया। अब इसकी बात तब पता चलती है जब ये शासन कर लेता है 49 दिनों का, उसके बाद शासन को छोड़ के भागता है। इससे पता चलता है इसका मेन उद्देश्य किसी ऐसी राजनीतिक स्थल पर बैठना नहीं था कि जहां ये संतुष्ट हो जाता। इसके बैठने का उद्देश्य मेन था दिल्ली का प्रधानमंत्री बनना, यानी देश का प्रधानमंत्री बनना, दिल्ली की वास्तविक सीट यानी पीएमओ में प्रधानमंत्री बनकर बैठना। इसलिए 27 दिन 49 दिन जो है सरकार चलाने के बाद छोड़कर भाग जाता है। और अंत में होता क्या है, लोग तो, भारत की जनता है नीच छीर विवेक वाली होती है, उसने पहचाना कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने मोदी जी को चुना और जब वापस फिर 2015 में आया तो लोगों ने इसने पूरी तरह से लोग इसको जान नहीं पाए थे। इसने जब क्षमा मांग ली तो लोगों ने माफ़ कर दिया। उन्हें लगा कि 27-49 दिन में काफ़ी कुछ किया था, तो लोगों ने पुनः इसे बैठा लिया। धीरे धीरे इसी बीच उसने अपने सारे दोस्तों को वापस निकाल दिया और अकेला डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ गया। लेनिन भी यही करता है। मार्क्सवादी ये नहीं बताता है कि क्रांति क्या होगी, इसको कौन लीड करेगा, कैसे होगी, लेकिन लेनिन जो एक कम्युनिस्ट है वो मार्क्सवाद के विचारों को लेकर के जब आगे बढ़ता है और रूस में क्रांति करता है और वहाँ का डिक्टेटरशिप बन जाता है। निश्चित रूप से केजरीवाल वही कार्य कर रहा है, एक डिक्टेटरशिप की भूमिका करने वाला है। धीरे धीरे इसका भारत की राजनीति बदलने का कोई उद्देश्य नहीं था, एक बहाना था राज्य में आने का। एक पढ़ा लिखा ये माओवादी है, इसकी विचारधारा निश्चित रूप से नक्सलियों की है। अब ये क्या कर रहा है, अभी निश्चित रूप से इसने जो मार्क्सवाद से शुरुआत किया, लेनिन माना, अब ये नक्सली की तरफ बढ़ रहा है। अर्बन नक्सल इसे ऐसे ही लोग नहीं कहते। हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग के विशेषज्ञ हैं RSN सिंह, वो उसे खुद नक्सली मानते हैं, अर्बन नक्सल है। जिस तरह से बिहेव करता है, लोगों को भड़काता है और उन लोगों का सपोर्ट करता है जो देश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे होते हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की फिराक में होते हैं या अव्यवस्था फैला रहे होते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग हो और चाहे वो खालिस्तान हो। दोस्तों, ये निश्चित रूप से मुझ जैसा व्यक्ति जब गांव में बैठा हुआ इसकी हरकतों को देखता है, इसके आचरण को पढ़ता है, तो निश्चित रूप से लगता है कि ये गद्दार है, देशद्रोही है और ये बहुत ही महानीच व्यक्ति है। जिस तरह से इसने ईमानदारी को अपना हथियार बनाया था, इसने सबसे पहले अपनी ईमानदारी ख़त्म की। जिस नैतिकता की बात करता था उसने नैतिकता को डुबो दिया। नैतिकता अब इसके आचरण से दूर दूर तक नहीं है। अब इस समय जो ये कर रहा है, अपना बंगला जो रोज़ टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, इसके भ्रष्ट मंत्री जो जेलों में हैं, चाहे वो लिकर स्कैम हो, चाहे वो हवाला का हो, सत्येंद्र जैन जैसा। अब ये खुद जो स्वयं जो है दिल्ली, जिसने घर बंगला ना लेने को दिल्ली में बात करी थी, अब ये क्या कर रहा है, अपना बहुत बड़ा बंगला करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, मतलब 171 करोड़ तो सामने आ गए हैं, 171 करोड़ के बंगले के लिए खर्च किया।
अब मेरा उद्देश्य ये सब था इसके आचरण को बताना नहीं, अब मेरा उद्देश्य मेन ये है कि आगे ये क्या करेगा। इसके आचरणों से पता चलता है कि निश्चित रूप से आगे ये देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, उसमें संलग्न रहेगा, पीछे से रहेगा, क्योंकि दोबारा जिस तरह से लोगों इसके प्रति अवेयर हो चुके हैं, वो दोबारा इसको चुनने वाले नहीं हैं। तो ये खंड खंड की राजनीति करने के लिए देशद्रोही नीतियों को अपनाएगा निश्चित रूप से। दोस्तों, हमें इस व्यक्ति से, इसकी बातों से बिल्कुल सतर्क रहना है, अपने नाक कान सब खुले रखना है, समझना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ऐसे जितने भी राजनेता हैं जो देशद्रोहियों के साथ हैं, उनको अच्छे से पहचानना है, उनको कभी सपोर्ट नहीं करना है। हम एक भारतवासी हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। जो मेरे जैसा गांव में बैठा व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, उनको ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। देश के लिए, राजनीति के लिए तो है ही, लेकिन ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। या हम इतनी प्रार्थना करेंगे अपनी न्यायपालिका से कि जितनी जल्दी हो सके ये जेल में जाना चाहिए, वरना लोगों का नैतिकता के प्रति, राजनेताओं के प्रति जो विश्वास है वो उठ जाएगा। इसने हमें धोखा दिया है, हमें चोट पहुंचाई है, हमारे भावनाओं को छला है। इसने जो भोली भाली जनता होती है, जो अपने संघर्षों के लिए प्रयास रहती है, अब दोबारा कोई ऐसे आंदोलन नहीं होंगे। अगर आंदोलन होंगे भी तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उस पर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसने उन व्यक्तियों का विश्वास तोड़ दिया है। बस दोस्तों, मेरा यही कहना था। आप सतर्क रहें, देखते रहें वीके टीवी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। नमस्ते, जय हिंद।